game बदल दे। JK Super Cement, built strong. सच बात अगर बोलेंगे तो ये आपको अपने हुकाम तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप पब्लिक स्कूल्स की बात करेंगे, पब्लिक स्कूल्स में मुझे लगता है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं? हम न बदलेंगे कभी वक्त के रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे तो अंदाज पुराना होगा। रीसेंट पास्ट में ही जाएंगे, हम किस सोपोर से किस सोपोर तक आ गए हैं। मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा है मेहमान नवाज, मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा है मेहमान नवाज, यहाँ के रास्तों ने दिया है पानी मुझको। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुँचाना। इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने दौरा किया है सोपोर, जिसे एप्पल टाउन भी कहा जाता है। तो आइए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मुश्किलात है इनके। तो आइए नाजरीन, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। हम मौजूद है सोपोर के एक तालीमी इदारे में। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं कि यहाँ का जो तालीमी निजाम है वो किस तरह से काम करता है। जब भी हम किसी सोसाइटी की बात करते हैं तो कोई भी सोसाइटी स्टैटिक नहीं रहती है, बल्कि उसमें जो है चेंज लाजमी होती है। अब चेंज जो है, चेंज की डायरेक्शन को हमें देखना है, या तो चेंज प्रोग्रेस की तरह होगी, डेवलपमेंट की तरह होगी, या डिवोल्यूशन या डिक्लाइन की तरह होगी। तो जब हम सोपोर के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन की बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन दो सेक्टर्स में डिवाइड है, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सोपोर में माशाल्लाह जो प्राइवेट सेक्टर है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है। अभी भी जो है, अगर हम एनरोलमेंट की बात करें, एनरोलमेंट बहुत कम है। कम क्यों है? बिकॉज मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मसला उसमें है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। तो स्कूल्स में पब्लिक जो सेक्टर के स्कूल्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। इन्होंने एक बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक प्राइवेट कैपेसिटी का ताल्लुक है, इन्होंने बोला कि हम मुतफिक है कि प्राइवेट कैपेसिटी में अच्छा हो रहा है। वो जहाँ तक गवर्नमेंट कैपेसिटी का ताल्लुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, तालीम को बहुत कम डील होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तालीम एक शेड में भी जा सकती है अगर वो बाकी तालीम हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कंसिडरेशन, काइंडनेस, जेनरॉसिटी की प्रॉब्लम है, जो हमारे एजुकेशन में, जो कॉलेजों में है या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में है, वो शायद पब्लिक सेक्टर में नहीं है। As we are seeing this dedication in the private capacity in private schools, so that is the only reason that so far as our government schools are concerned, they are deteriorating day by day, and private sector is progressing so good out. But still, thanks to God, private sector is working so nicely that just before 25 years, we had not a single school of great capacity. Education is must for every system because ignorance breeds societal issues. But unfortunately, as far as my subject is concerned, I feel the role in the subject is decreasing. If I am correct, some teachers are sitting here around me. We have
only 6 students in mathematics here. And also, if I am right, there is no student in physics. So how we can expect scientists from this area when mathematics is losing sheen here, students are not enrolled in the subject? How we can keep up with the challenges of future? AI is already knocking at our door, but we are not prepared for it, because for carrying forward AI tools, mathematics is very important. So how we can do justice in future when we are not equipped with required tools? So my request is that even administration should look into these figures which I have quoted and set these right, so that our students and community in large is benefited. प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, देयर इज अकाउंटेबिलिटी इन द प्राइवेट स्कूल्स. वहाँ पे दे आर अकाउंटेबिलिटी टू द ओनर ऑफ द स्कूल, हु इज रनिंग द स्कूल, जो चला रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे रेपुटेशन की बात है एंड नाम की बात है. अगर आप पब्लिक स्कूल्स की बात करेंगे, पब्लिक स्कूल्स में मुझे लगता है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अदरवाइज वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स इन द पब्लिक स्कूल. मुझे लगता है अगर अच्छे टीचर्स अगर आपको मिलेंगे, देयर इज अ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक में जो पब्लिक स्कूल्स है, बट आई थिंक अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे नहीं है. नोबडी इज बॉदर्ड वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, सिस्टम क्या है. आई थिंक वी लैक दैट थिंग. तो ये डिफरेंस मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में है. सो वी नीड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक स्कूल्स. सो दे मस्ट बी अकाउंटेबल कि वो क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं. तो मुझे लगता है यही डिफरेंस है अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अगर इस बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे बात हुई द एजुकेशन सेटअप ऑफ सोपोर जोन, जिसमें हमारा जंगीर का बेल्ट भी आता है, बाकी जो हमारे पेरिफरीज आते हैं उनके बारे में भी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन और व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन which is being provided by both public schools as well as private schools, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है. I belong to a private school, so obviously जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि the accountability part या जैसे हम काम करते हैं, obviously that's different from the government setup, तो results definitely better होंगे. But overall जब हम इस चीज़ का सिनेरियो देखते हैं एजुकेशन सेटअप का, we lack higher education infrastructure in our zone. We do not have any university. I have heard my father has been a student of this college. It was probably way back in the late 60s and early 70s. तो उस टाइम से इस टाइम तक अभी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ी है. हमारे जो हायर एजुकेशन का सेटअप है, we have mainly these contractual teachers there, and these contractual lecturers or professors or assistant professors, they are only taken for a short duration of time. उनकी जैसी अपॉइंटमेंट होती है, within few months उनका tenure खत्म हो जाता है. Okay, so every academic session they are into a different setup altogether. So I believe that we need to talk about these important issues. It is good to have all the diversity of the people. For this, I would have this share. इख्तिलाफ़े रंगबू से चमन में बात बनती है, इख्तिलाफ़े रंगबू से चमन में बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. And coming to the topic related to the education, I am doing the PhD from the University of Kashmir, and I'm the one who knows
I would borrow the talk from Ijaz sir, perhaps from the mathematics, who is professor of mathematics. There are very less number of the people who are coming to the university. First of all, we have to think why so many people, after qualifying class 12 exam, they are not willing to go to the college. And if the number is dropping at the college level, it is evident that the number would drastically drop at the university level. So you would not have the good people from the Department of Mathematics, from the Department of Physics and stuff. That is point number one. Go to the grassroots level and try to find those facts and try to find those deficiencies which are leading the, or which are pushing the students in choosing the different careers. That's point number one. Point number two, about the infrastructure. Truly, the private sector is doing wonderful in terms of the infrastructure. And government-wise, I can say they are still lagging in that. Point number third, about the courses. I would like to share it with both private people and the people from the government sector, that the time has changed. It has evolved drastically from the last 2 to 3 years. We have to get those courses which would help the students in this modern world. We are living in the AI. We have some obsolete courses. You don't need them at +2 level. You don't need them at +3 level. Get the courses which would help them in the AI and the modern field. We don't need the obsolete courses. So these are few suggestions from my side. I would like to consider, I would like the administration to have the concentration over these things. That's it from my side. If you want a better education, unless and until you have a better management, you can't go ahead. That's my experience for the last 2 years. तो जो management जो था, they were not educated. They were illiterate people. They were not qualified, but they were educated. और उन्होंने जो स्कूल इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से जो चलाया, वो चलते चलते उन्होंने they have established a women's college. That may be a news for you. In the year 1972, or how qualified they were, they have the first principal of that college was, इस्लामिया स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, अंजुमन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज का था, he was a Hindu. Professor Thusu was the Hindu of, he was the principal of that college. तो मेरा मानना जो है, चाहे whether it is a private sector or it is a public sector, unless until you have a good management, strong management, disciplined management, nothing can happen. No progress is possible there. So my observation, because I'm running the institution for the last 2 years, I have seen the management का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. Otherwise, there is no possibility of any sector. अभी मेरे रशीद साहब कह रहे थे कि मैथमेटिक्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है. ये तो देखना ना मैनेजमेंट, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है. जो प्राइवेट स्कूल्स है वो आगे आए, लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ना एक ट्रेंड बन गया है. बड़े बड़े ऑफिसर्स, चाहे हम केएस की बात करें, आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, तो वो गवर्नमेंट स्कूलों से उन्होंने तालीम हासिल की है. लेकिन यहाँ पे क्या एक ट्रेंड बन गया है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर प्रेफर करते हैं एडमिशन देना. क्या लगता है आपको कि क्यों अब ऐसा वक्त आ गया है कि जो हमारी नस्लें हैं वो प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर एडमिशन लेती है? जो वहाँ स्टाफ होता है वो अकाउंटेबल होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं बिफोर द मैनेजमेंट, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं हो रहा है. मैं यहाँ बाकी जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर से कुछ रिटायर्ड हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, जबकि वो खुद लेक्चरर हैं, वो टीचर है गवर्नमेंट सेक्टर में. और दूसरा पॉइंट जो एजाज साहब ने, इनका बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है और बहुत पुराना स्कूल है. इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वक्त लेबॉर्ट्री, इस वक्त प्ले ग्राउंड, इस वक्त कंप्यूटर लैब हर एक स्कूल में होना ज़रूरी है. उसके बगैर हमारे बच्चे आगे नहीं जा सकते. नंबर 3 जो एक मसला है प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि वहाँ पे जो स्टाफ होता है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है. ऐसा बिल्कुल गलत है. जो रुझान यहाँ पे हर कोई ये कर रहा है कि ये उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन उनको वो मुआवजा नहीं मिल रहा है. मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ और दावे से कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं 1 लाख रुपए से नीचे सैलरी दे रहा हूँ. 1,80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000. ये नेगोशिएबल है और एक कैपेबिलिटी है इस टीचर में क्या है.
हर स्कूल ऐसा नहीं है। अब उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फेस, कितने हमें बोटलनेक्स आ रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं, डिपार्टमेंट से, यह हम जानते हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही है। जो फैसिलिटीज, जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हम अगर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक बच्चा जाना चाहता है किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में उसमें कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर रहा है पर स्टूडेंट एक गवर्नमेंट। लेकिन अगर हमें उसका 50% देके 40% देके बच्चे पे छोड़ देंगे, वो कहाँ एडमिशन करवाना चाहता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के मुतल्लिक जो आम जो रुझान है कि लूटर हैं या माफिया है, ऐसा नहीं है। हम न बदलेंगे कभी वक्त के रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे तो अंदाज पुराना होगा। As we all are aware about the fact why we are assembled here, the reason behind assembling here is what we seeks you. In other words, we can only say that it is only because of education we are sitting on these light chairs with dignitaries. Education is the only one medium through which any developing country takes place at the higher level. Regarding education, regarding development, regarding anything in the world, it is because of the education sector of that country, the country is what we say increasing its credibility in list of the what we call the GDP of the world. As far education is concerned, education means all-round development. It is not only the development in the education sector, schools, colleges, higher secondaries. It is development in each and every sector, whether it is public, as Madam touched, public, or it is the private. We don't make education as competition. Unless and until we do change the scenario, we have not make education as a competition. We have make this education as an inspiration. माँ न हो तो वफा कौन करेगा, माँ न हो तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी ज़िंदगी के लिए दुआ कौन करेगा। जनाब सदर, मोहतरम उसातिज़ा किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे उस पुरवकार अज़ीमुश्शान तकरीब में जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है माँ। प्यारे दोस्तों, माँ बोलने में एक लफ्ज़, कहने में एक रिश्ता, लेकिन वसीयत इतनी है कि तमाम मोहब्बतें कम पड़ जाती है इस मोहब्बत के आगे। माँ अल्लाह ताला की अजीम नियामतों में से सरफहरिस्त हैं। अजीज साथियों, लफ्ज़ माँ अपने अंदर मोहब्बत, शफकत और एहसास के तमाम पहलू समेटे हुए हैं। माँ इस कायनात में सबसे सच्चे रिश्ते का नाम है। माँ अहले ज़मीन के लिए रब करीम का अजीम तोहफा है। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का चल मुझे जबरील का पर लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सबसे ज्यादा किसके साथ भलाई करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी माँ से। फिर पूछा इसके बाद, फरमाया अपनी माँ से। इसने अर्ज किया, फिर किससे? फरमाया अपनी माँ से। 3 दफा आपने यही जवाब दिया। चौथी बार पूछने पर फरमाया अपने बाप से। एक बार फरमाया, तुम्हारे खुदा ने माओं की नाफरमानी तुम पर हराम की है। गर्ज की माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ आंखों की ठंडक है, दर्दमंदी का गरा कदर नुस्खा है और नाउमीदी में रोशन चिराग। जब तक तेरा सहारा है मुझे, जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। माँ की ममता एहसासात का मजमुआ है और अपनी औलाद के लिए छाऊं गनसाया और सरमाए हयात है। अदब करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में।
जनाब अली वक्कार, तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुकद्दस और पाकीज़ा होता है। उस्ताद वो है जो गुमान को यकीन में बदलता है। उस्ताद बंजर जमीन को खलियान बना देता है। उस्ताद वो है जो चश्मे बसूरत को निगाहे बसूरत अता करता है। उस्ताद वो है जो जुल्मत के शोबों में सूरज निकालता है। जनाब अली वक्कार, उस्ताद वो हस्ती है जो हाथ में जुगनू लिए शम्स कमर से मुख्तालिफ होता है। ये मेहरी ताबा से जाके कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख ले। ये मेहरी ताबा से जाके कह दो कि अपने किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सहरे के जरिए से खुद चमकना सिखा रही हूँ। जनाब अली वक्कार, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हकीकी वालिदैन ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन मेरे रूहानी वालिदैन ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जनाब अली वक्कार, मैं अपने उस्ताद किराम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी शख्सियत को निखारा और पूरे एहतियार बना दिया कि मैं आप के सामने अपने ख्यालात का इजहार कर सके। जनाब अली वक्कार, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को धमक और फूलों को महक की जरूरत होती है, इसी तरह माशरे को उस्ताद की जरूरत होती है। मैं अपने उस्तादों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। पेशवारा है पेशवा तू है इमाम, पेशवारा है पेशवा तू है इमाम, तेरी अजमत तेरी रिफ़त को सलाम। ए मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, ए मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अजमत तेरी रिफ़त को सलाम। आज मैं आपके सामने जो मौजू पेश करना चाहता हूँ उसका उन्वान है माहौल की आलूदगी। हमारे ज़मीन में ऐसे मादों का शामिल होना जो हमारे लिए नुकसानदा हो, इसे आलूदगी कहती है। आलूदगी की बहुत सी वजूहात में चंद का ज़िम्मेदार इंसान है। इंसान पेड़ों को काटकर आबादकारी और फैक्ट्रियां लगा रहा है। मोटर गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से हमारे माहौल पर आलूदगी पड़ रही है, जो आलूदगी की बास है। आलूदगी की बहुत सी किस्म है, मसलन हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, जमीन की आलूदगी की वजह से इंसान जल्द और सांस की बीमारियों का शिकार हो रहा है। ओवरऑल जो एजुकेशन हमारा जो है आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और स्कूलों में काफ़ी सुधार आ चुका है और जो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और एक अच्छा निज़ाम देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है गवर्नमेंट स्कूलों में वो ट्रेनर टीचर्स मौजूद है, लेकिन एक फोबिया जो है उसको निकालना है, उसको बाहर निकालना है। जब वो बाहर निकलेगा तो बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में आएंगे। इस तरह से उन्हें काफ़ी टाइम है, गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी टाइम है और जो सिलेबस है हमारा वो लाइट सिलेबस है और लाइट सिलेबस में बच्चा जो है पढ़ने के साथ साथ उसको खेलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनबॉर्न टेंडेंसी है, उसके बगैर वो नहीं पढ़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म है गवर्नमेंट स्कूल एक बच्चे के लिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा स्कूल है ये टॉप पर आ जाए और एक बहुत बड़ा स्कूल बन जाए डिस्ट्रिक्ट में। तो एजुकेशन की यहाँ पे बात चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि पहलगाम में जो एक मेजर टेरर अटैक हुआ, उस हवाले से यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि कितना असर पड़ा, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, तो जानेंगे कि क्या कुछ असर पड़ा है इस पहलगाम अटैक को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी यहाँ क्वेश्चन उठा, जो अटैक हुआ यहाँ पहलगाम का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि उनकी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए अगर हम 2 मिनट उनके हक में 2 मिनट खामोशी इख्तियार करें तो वो सबसे बेहतर होगा। We have no words to express our feelings regarding this पहलगाम अटैक, क्योंकि जो वहाँ शहीद हुए वो गम हम कभी नहीं भुला सकते। जो जख्म उन्होंने दिए वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। वो जख्म हमारी तरफ से सिर्फ हम एक ही दुआ कर सकते हैं कि जो उनकी फैमिलीज है या वो है उनको अल्लाह ताला हमेशा जन्नत दे और जो उनकी फैमिलीज है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और सब्र अता करे। एंड एज फार एज जब से वो इंसिडेंट हुआ है कश्मीर में, तो यहाँ के जो हालात है वो टोटली चेंज हो गए। एज फार एज अवर जो हमारा टूरिज्म था उस पर नियर अबाउट मुझे लगता है 90% जो असर पड़ा हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम श्रीनगर, उसने कहा कि जब मैं उसकी दास्तान सुनता हूं तो मैं ये कहूंगा कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस जो उसने मुझे कहा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो वो अटैक हुआ उसने कश्मीर की कमर ही तोड़ दी, क्योंकि इस वजह से नहीं कि हमारा टूरिज्म खत्म हुआ, नो नॉट एट ऑल।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرسٹ آف آل انسانیت، اور انسانیت کے لحاظ سے ہم اس بہن کو کیا جواب دیں گے جو یہاں گھومنے آئی تھی، جو یہاں ہنی مون بنانے آئی تھی، اور وہاں اٹیک ہوا تو اس کا جو پتی ہے وہ اس کی جان چلی گئی. سو وی اپولوجائز، ہم اسے معافی مانگتے ہیں. کس نے کیا، کیا کیا، کیوں کیا، تو ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینی چاہیے، اور ان کے خلاف زبردست ایک ایکشن ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی یہاں بات اٹھی ہے کہ پہلگام واقعے کی، ہم اس کی پرزور مذمت کی کرتے ہیں اور اس ٹائم بھی کی ہے، کیونکہ ایسا دہشت گردانہ رول کوئی نہیں کر سکتا ہے اور نہیں ایسا ہونا چاہیے. اس سے ہمارا ٹورزم سیکٹر اس پہ اثر پڑے ہیں اور بھی ہمارے حالات پہ اثر پڑے ہیں، کیونکہ کشمیر کے لوگ، جموں کشمیر اسٹیٹ کے لوگ، جو ہندوستان ہمارا اتنا بڑا ملک ہے، ہر شہر میں جاتے ہیں، ہر اسٹیٹ میں جاتے ہیں، اس سے یہاں کے ٹریڈرز پر بھی اثر پڑا ہے. لیکن ایک بات کا دکھ ہے، ایک بات کا افسوس ہوتا ہے، سچ بات اگر بولیں گے تو یہ آپ کو اپنے حکام تک پہنچانی چاہیے. ابھی ویسٹ بنگال سے ابھی ایک اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ کشمیر میں نہیں جانا چاہیے، وہاں مسلم آبادی ہے، جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور ایسا ان لیڈروں کو یہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ہندو مسلم سکھ اتحاد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے ایفیکٹ بہت ہی گندا پڑا تھا، کیونکہ جو ہمارے کشمیر کے بچے، بھائی تھے، بہنیں تھیں، جو باہر پڑھ رہے تھے، آؤٹ آف کشمیر پڑھ رہے تھے، آؤٹ آف JNK پڑھ رہے تھے، ان کو وہاں پہ پیٹا گیا، ان کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا گیا. جبکہ ہمارے کشمیر میں بھی بہت سارے بچے آؤٹ سائڈ کے تھے، جن کو ہماری جو کشمیر کی عوام تھی انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی. جو ٹورسٹ تھے باہر سے، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کو سیف فیل کرایا گیا. باہر بھی کچھ ایسی فیملیز تھی جنہوں نے ایسا کچھ کیا کہ ہمارے بچوں کو جگہ دی، وہاں پہ ہمارے بچوں کو سیف کیا، ہمارے کشمیر تک پہنچایا. تو ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی بہت غلط اثر پڑا تھا. جیسے ٹورسٹ سیکٹر پہ پڑا تھا تو ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی غلط اثر پڑا تھا. میرا مطلب میں اب خود ایک سپورٹس پرسن ہوں، میرا باہر آنا جانا رہتا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے جو باہر کے بچے تھے بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ کشمیر آئیں گے تو کہیں کچھ اور انٹورڈ نہ ہو. تو اس چیز کو ہم دیکھتے تو وہ بہت ہی غلط ایک سٹیپ تھا، کیونکہ ایک ٹیررسٹ کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے، کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، کوئی دین نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کی ہر ایک جو ہے کشمیر کا بندہ ہے، عوام ہے، ہر ایک مذمت کرتا ہے اس چیز کی کہ جو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شاید وہ تا قیامت ایک کشمیری کو یاد رہے گا کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ اس میں ہمارا ایک کشمیری بھائی بھی جو ہے اس نے بھی شہادت پائی تھی اس اٹیک میں. تو یہ ہم دیکھ رہے کہ ایک بہت ہی غلط سٹیپ اٹھا تھا کشمیر کے لیے، کشمیر کی ٹورزم کے لیے، کشمیر کے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، سپورٹ سیکٹر کے لیے، ہر ایک سیکٹر پہ اس چیز سے بہت ہی غلط اثر پڑا. تو ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہوئی اس چیز سے. پہلگام اٹیک نے یہاں کے لوگوں کے دل مجروح کر دیے اور کشمیر کے لوگوں کو ہلا دیا، کیونکہ میرے خیال میں کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار یہاں پر تاجر کمیونٹی نے سارے کشمیر میں ہڑتال کی کال دی تھی، اور وہ ہڑتال بالکل 100% کامیاب رہی. اور ہم نے ان کے عقیدت میں یہی نذرانہ پیش کیا کہ ہم نے یہاں پر اپنی دکانیں بند کری، اپنا کاروبار ترک کیا، تاکہ جو معصوم لوگ مارے گئے ان کے سامنے ان کے لیے ہم یہی خراج عقیدت پیش کریں. ہم ان کو اپنا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی دکانیں بند کر دی. اس دن سارا بزنس ٹھپ رہا، یہاں سارے لوگوں کے دل مجروح ہو گئے، اس میں دو رائے ہی نہیں. ایک اٹیک سے تھوڑا سا ایک نقصان بھی ہماری بزنس کمیونٹی کو بہت سارا اس میں نقصان ہو گیا اس سے، کیونکہ جو فلو پیسے کا ہے وہ تو یا تو ٹورزم سے آتا ہے یا تو ہارٹیکلچر سے بتا. یہاں ہمارا جو ہارٹیکلچر سیکٹر کو بھی بہت اس میں نقصان ہو گیا، اور ٹورزم سیکٹر کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا. اس سے ہماری جو اکانومی اس میں بھی کافی اثر پڑا، اور اس سے ڈائریکٹلی ہمارے بزنس کمیونٹی پہ بہت زیادہ اس سے اثر پڑا. ہم اس چیز کو یہ بھولیں گے نہیں کہ جو سانیہ ہوا اس کے ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین کو کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. پہلی دفعہ شاید ان 35 سالوں میں اتنا پروٹیسٹ ہوا ہے اگینسٹ ٹیررزم اور اگینسٹ ٹیررسٹ
यहाँ पे थ्रू आउट कश्मीर मुकम्मल हड़ताल, मुकम्मल प्रोटेस्ट, हर गली में, हर कोचे में, हर टाउन में, हर गांव में, ये शायद पहली बार हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि बिल्कुल हम इनके अगेंस्ट हैं और उनको वाकई ऐसी सजा दी जाए कि बाकी लोग इबरत खाएं और ऐसा आइंदा ऐसा मौका दोबारा ना आए। इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे इख्तिताम होता है और अगर आप चाहते हैं कि अगला दौरा हमारी टीम आपके एरिया में करे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट्स पे राबिता करे। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।